एंथ्रोपोलॉजिस्ट मैरिज को एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखते हैं। मतलब दुनिया का कोई भी कल्चर हो, कोई भी सभ्यता, कोई भी संस्कृति आपको देखने को मिले, आप चाहे यूरोप में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया में हो, किसी भी कॉन्टिनेंट पे आप हो, आप आज से हंड्रेड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले की बातें करो या फिर आज की बात करो और आज से आने वाले समय की बात करो, मैरिज कल भी था, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। और ये पर्टिकुलर फिनोमेना मैरिज की स्टैटिक नेचर को दिखाता है कि एक कंसिस्टेंसी रही है मैरिज एज अ कल्चरल इंस्टीट्यूशन में। हालांकि इस कंसिस्टेंसी के बावजूद मैरिज के अंदर में समय के साथ साथ कुछ नए बदलाव भी आते हैं जो मैरिज के डायनामिक एस्पेक्ट को दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैरिज का जो पैटर्न, जो तरीका, जो एज, जो फॉर्म आज से कई सालों पहले थी वो आज नहीं है। ठीक है, कई नए बदलाव आते हैं। आप देख रहे हो लिव इन मैरिजेस की बात होती है, लिव इन रिलेशनशिप को एज मैरिज स्टेटस अकॉर्ड करने की बात होती है, सेम सेक्स एसोसिएशन की आप बात सुनते हो, सोलोगैमी, सेल्फ मैरिज जैसे फिनोमेना आपको अराइज होते हुए देखने को मिले जो पास्ट में नहीं थे। तो ऑल्दो मैरिज कंटिन्यूड रही है पास्ट से प्रेजेंट तक और फ्यूचर में भी रहेगी, बट उसके अंदर में बदलाव आते रहते हैं। एक टिपिकल बदलाव आपको दुनिया भर के कई सारे देशों में, खासकर आज हम जिसके स्टडी का यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं, सिंगापुर का केस में आपको देखने को मिल रहा है, वो है शैम मैरिजेस या जिसको आप फेक मैरिजेस भी कह रहे होते हो। इसका नंबर बड़ी तेज़ी से सिंगापुर और कुछ और कंट्रीज़ के अंदर में बढ़ रहा है। इसके रीज़न को हम समझेंगे और ये फिनोमेना क्या है, क्यों होता है और इसका मैरिज के कल्चरल इंस्टीट्यूशन और फैब्रिक के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष सिंह, स्टडी IQ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ये रिपोर्ट का मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्पसेस यहाँ पर दे देता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्ट्रेट, इन कई सारी न्यूज़ एजेंसीज पोर्टल्स को आप देखोगे तो ये कवरेज वहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना, डेट भी मेरे ख्याल से यहाँ पर पड़ी हुई होगी, आज से लगभग 2-3 दिन पहले का ये न्यूज़ है। और इसके अंदर में आप देख रहे हो कि सिंगापुर सी इंक्रीज इन शैम मैरिजेस विद फॉरेन वुमेन स्पार्क्स कंसर्न। 5 जनवरी की यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। ठीक है, यानी आज से लगभग 3 दिन पहले की ये बात आपको आर्टिकल यहाँ पर कवर किया गया है। और इस आर्टिकल के अंदर में जो एक ये बॉडी है, आई थिंक यहाँ पर दिया भी होगा, ICA सिंगापुर की जो बॉडी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, इसने रिपोर्ट किया। यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर जो कंसर्न्ड इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया हुआ है कि इस साल बिटवीन द मंथ ऑफ जनवरी टू सितंबर 2024, इस साल मतलब अभी प्रेजेंट नहीं, हम तो 2025 में आ चुके हैं, 2024 में जो शुरुआती 9 महीने रहे हैं आपके टिल सितंबर 2024, नंबर ऑफ फेक मैरिज जिसको आइडेंटिफाई किया गया है ना। अब ये समझने की बात है क्योंकि कई बार आपने शायद जवान मूवी देखी होगी, शाहरुख खान की, अब इंडिया के कल्चरल आइकन के तौर पे जाने जाते हैं मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ इंडिया के बाहर। इंडिया को उनके नाम से ही लोग पहचानते हैं कि शाहरुख खान का अच्छा देश है ये। तो उस मूवी में आपने देखा होगा, वहाँ पर EVM मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन लास्ट में शायद EVM की कुछ चोरी हो जाती है, कुछ पकड़ लेते हैं, कुछ भी ऐसा होता है। तो वहाँ पर होता है कि इतने EVM वहाँ पर गायब है ना। तो एक कोई बूढ़े दादाजी होते हैं, वो वहाँ पर बताते हैं कि ये तो सरकारी आंकड़ा है, अगर सरकार इतना बता रही है तो कम से कम इतना तो होगा ही, यानी कि सरकार का आंकड़ा थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर भी जो 32 केसेस है ना, ये ऑफिशियल केसेस हैं। अब ऑफिशियल केसेस के अलावा भी कई सारे ऐसे केसेस होंगे जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया होगा, जो रिपोर्टेड नहीं होंगे, है ना, अनआइडेंटिफाइड अनरिपोर्टेड केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो 32 केसेस तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए, पाए गए, किसके द्वारा? ICA जो वहाँ की एक बॉडी है। 9 महीने के अंदर 1 साल की ये बात है। ठीक है, और ये नंबर अभी आप ऐसे देखते हो तो बहुत बड़ा नहीं लगता आपको, लेकिन ये किसी भी सोसाइटी, खासकर जो एक मल्टी एथनिक सोसाइटी है, उसके कल्चरल फैब्रिक के ऊपर, मैरिज के इंस्टीट्यूशन और उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल को उड़ाता है। और साथ ही साथ जो इलीगल इमिग्रेशन है, एक तरीके से उसे भी इनडायरेक्टली स्पार्क करने की कोशिश करता है। और ये नंबर और भी ज़्यादा कंसर्निंग ICA के द्वारा बताया जा रहा है, इसलिए क्योंकि सेम पीरियड यानी कि जनवरी टू सितंबर 2023 या 1 साल पहले आप जाकर के देखते हो तो वहाँ पर ये नंबर लगभग 4 के आसपास था, 4 के आसपास था। यानी कि 1 साल के अंदर में मल्टीफोल्ड आपको यहाँ पर जंप देखने को मिल रहा है। 8 गुना के आसपास ये जंप आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से अगर ये प्रैक्टिस चलती रही तो हो सकता है आज 32 है, आगे आने वाले समय में 320, फिर 3200, समय नहीं लगेगा इसके अंदर में। ठीक है ना। और
जहां पर भी जो भी हाईली ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंट्रीज हैं, जहां पर बिजनेस का, ग्रोथ का, स्टार्टअप्स का, हर एक चीज़ का एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जहां पर प्रोवाइड कर रहा है। आज भारत तो ऐसा देश नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है भारत भी एक ऐसा देश हो, हम भी तरक्की करके उस रास्ते पे पहुंचेंगे। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि सिंगापुर में तो हमारा क्या जा रहा है यहाँ पर। जब हम एक सोशल सिचुएशन को पढ़ते हैं तो आज हमारी जो रियलिटी नहीं है उसका ये मतलब नहीं कि वो कल भी हमारी रियलिटी नहीं होगी। कैन बी रियलिटी ऑफ आवर सोसाइटी एज वेल। सो ऐसे अलार्मिंग सिचुएशन को देखना, जानना, समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आईसीए का मानना है कि सिंगापुर के अंदर में कई सारे ऐसे सिंडिकेट्स, एक तरीके से आप समझ लो कुछ ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं, कुछ संगठन हैं, वो वर्क कर रहे हैं जो कि इस तरीके के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फैसिलिटेट करा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कोई इस तरीके के जो फेक मैरिजेस है ये क्यों करेगा, नकली शादी क्यों करोगे भाई आप, और कौन कर रहा है ये नकली शादी, ये भी सवाल उठता है। तो असल में ये जो नकली शादियां हैं, जो फेक मैरिजेस हैं, ये बेसिकली सिंगापुर के जो पुरुष हैं, जो मेन हैं, उनके बीच में और अदर कंट्रीज के, अदर जो कंट्रीज हैं वहां की जो वेमेन हैं, इनके बीच में आपको देखने को मिल रहा है। यानी कि बाहर के देशों के जो महिलाएं हैं, जो जाना चाहती हैं, जो सेटल करना चाहती हैं सिंगापुर के अंदर में या फिर वर्क करना चाहती है वहां पर, वो बेसिकली कांटेक्ट कर रही है सिंगापुर मेन को, और ये सिंडिकेट जो है वो उस चीज़ को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, एक मीडिएटर के तौर पर वहां पर एक्ट कर रहा है, जो इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है। और इसी कम्युनिकेशन के थ्रू दीज वुमेन आर एबल टू एंटर, स्टे एंड वर्क इन सिंगापुर। तो इस मैरिज के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, एक लेजिटिमेट परमिट का ये काम कर रहा है, ठीक है ना, जिससे उसको एक क्रेडिबिलिटी के तौर पर दिखा रहे हैं। तो रीजन क्या है, वहां पर काम करना, एक परमिट के तौर पर ये एक्ट करेगा अगर ये वहां के पुरुषों से, वहां के जो मेल से उनके साथ मैरिज करती हैं। आपको भी पता होगा कई सारे देशों के अंदर में जो लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना। कई बार आपने सुना होगा कि जो वीज़ा है लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो वीज़ा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कंट्रीज़ में जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं, जो लॉज हैं, जो वर्क के जो रूल्स हैं, जो लॉज हैं, इसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्टनेस होती है और ज़रूरी भी है, ठीक है। जो बाहर के देशों से कई बार एक इन्फ्लक्स होता है दूसरे देशों की पॉपुलेशन का, अब उसका बर्डन आपका देश ही वहाँ पर उठाएगा। आप अपने देशवासियों के पैसों को इकट्ठा करके, टैक्स को इकट्ठा करके अपने देशवासियों के वेलफेयर के लिए जो स्कीम ला रहे हो, उसका फ़ायदा हो सकता है कोई दूसरा भी उठाए वहाँ पर, है ना। क्राइम की जो गतिविधियाँ होती है वो भी ऐसे कई बार बढ़ रही होती है। इलीगल ऑक्यूपेशन जो होता है वो भी कई बार इसकी वजह से बढ़ता है। अब लोग आ रहे हैं तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए, और जगह उनके लिए सैंक्शनड है नहीं, प्रॉपर्टी वो वहाँ पर परचेज कर नहीं रहे, नेशनैलिटी उनकी है नहीं, तो क्या होगा, इलीगल ऑक्यूपेशंस होंगे जगहों के, स्लम्स का क्रिएशन होगा, ठीक है, हाइजीन रिलेटेड इश्यूज होंगे, हीटवाइजेशन का फिनोमेना आप पढ़ते हो सोसाइटी के चैप्टर्स के अंदर में। सो दीज प्रॉब्लम्स विल अराइज एंड दैट इज वाई स्ट्रिक्ट लॉज आर इन्फोर्स्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर। लेकिन इस तरीके के जो लूपहोल्स होते हैं उसका फायदा उठा करके क्या किया जा रहा है, ब्रीच किया जा रहा है इस पूरे लॉ को। अब सवाल ये उठता है कि आईसीए या ऐसी कोई भी जो कॉम्पिटेंट बॉडी है, हाउ डू दे गेट टू नो कि भाई कोई फेक मैरिज हुई है। मैरिज इज अ पर्सनल अफेयर, पर्सनल मैटर। आप दरवाजे पे खटखटा करके तो पूछने नहीं वाले हो, और पूछने गए भी तो आपको फिर क्या पता कि किसके घर जाना है पूछने के लिए। तो यहाँ पर कई बार जो लोग हैं ना, कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाई, कहावत आपने सुनी होगी, तो वही वाली हाल है। कई बार आस पड़ोस के लोग, जानने वाले लोग, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको सस्पिशन होता है एक्टिविटीज़ के ऊपर इंसान के, वो कई बार रिपोर्ट करते हैं, है ना। तो ये अरेंजमेंट का जो लोकल्स हैं वही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इसके बेसिस पे क्या किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन कैरी की जाती है। और कई बार मोस्ट ऑफन इन इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि एक्चुअली दिस इज़ अ फेक मैरिज। ऐसा ही एक केस यहाँ पर रिपोर्टेड, एक टिपिकल केस है जहाँ पर कुछ इंडिविजुअल जो नेबर थे उन्होंने टिप दिया, और ये केस है, रिपोर्ट किया इस केस को स्ट्रेट टाइम्स नाम के पब्लिकेशन के अंदर में। 23 साल का एक सिंगापुर का एक व्यक्ति था, पुरुष था, ठीक है ना, जो कि एक फ्लैट में रखता था। बकेट बैटक नाम का एक एरिया आपको सिंगापुर में देखने को मिलता है वहाँ पर। और डॉक्यूमेंट्स को अगर देखें, असली में नहीं, डॉक्यूमेंट्स जो थे रजिस्टर्ड, सरकारी दस्तावेज जो थे वहाँ पर, उसके हिसाब से यह सिंगापुर में रहने वाला ये 33 साल का जो पुरुष है, ये वियतनाम की एक महिला के साथ
शादी किया हुआ था, मैरिड वहाँ पर दिखाया गया था, और सालों से इनकी शादी चल रही है किसके हिसाब से, डॉक्यूमेंट के हिसाब से। जब पुलिस जा कर के, जो अथॉरिटीज़ हैं वो वहाँ पर जब दरवाजे को खटखटाती हैं, हाउस होल्ड को चेक करती हैं, तो मैरिज के कोई भी एविडेंस नहीं मिलते, पार्टनर के कोई भी क्लोथ या किसी भी तरीके का। जब भी आप कहते हो ना घर गृहस्थी बसाना, तो कोई भी साइन ऐसा नहीं मिलता है कि हाँ ये कपल यहाँ पर कोई रह रहा है या कोई इनके साथ ये पार्टनर रह रहा है। पूछे जाने पे हस्बैंड वहाँ पर बताता भी है कि हाँ इनके जो बिलोंगिंग्स है वो कहीं एल्स वेयर है। तो सवाल उठता है कि आप तो बता रहे हो कि आप साथ में रहते हो, आपके डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, आपने कभी ऐसा नहीं बताया कि दोनों अलग अलग रहते हैं, तो अलग सामान कहाँ है। और चलो ठीक है, बाकी चीज़ें तो कुछ तो होना चाहिए, कपल के तौर पर आप रहे हो, भले रह नहीं रहे हो लेकिन रहे हो, तो कुछ एविडेंस होनी चाहिए। अब इसमें फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश होती है कि डाउट हो जाए, ठीक है। अब ये डाउट के अंदर में और भी आग के अंदर में घी डालने का काम कौन करता है, खुद उस युवक, 33 साल का जो युवक है, उसके पेरेंट, उसकी जो मदर है, उनका कहना है कि उनको कोई भी आइडिया नहीं कि इसकी कोई मैरिज हुई है। अपने बेटे की मैरिज के बारे में जाहिर सी बात है, किसी के बेटे की शादी होगी तो उनको पता होगा। तो जब मदर से पूछा जाता है, इंक्वायर किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, तो मदर को कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि बेटे की शादी हुई है। ऐसा कैसे हो गया? तुरंत उस इंसान को वहाँ पर, पुरुष को हिरासत में ले जाता है। और ऐसे ही कई सारे केसेस जो आप देख रहे हो जो रिपोर्ट किए गए, और इसी तरीके की जो टिप्स होती है ना, इन टिप के बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेशन की जाती है और पाया जाता है कि यहाँ पर ये फेक मैरिज का एक केस है, और बहुत ही रैपिडली ये चीज़ वहाँ पर बढ़ रही है। अब इसको सिंगापुर जैसी कंट्रीज़, जो कि आप देखते हो ना, कई बार आप देख रहे हो कि जो कंट्रीज़ हैं, कई बार जो कंट्रीज़ के अंदर में टैक्सेशन के जो लॉज होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में आज के समय में जो अपर मिडिल क्लास है, या इवन जो थोड़े रिच इंडिविजुअल्स हैं, इवन मिडिल क्लास फॉर दैट मैटर, ठीक है, इन्वेस्टर्स फॉर दैट मैटर, दे आर वेरी फेड अप विद द टैक्सेशन सिस्टम। किसी ने भी कहा भी था, आई थिंक किसी लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट में किसी ने कहा भी था कि टैक्सेस जो हमारे हैं वो लंदन की तरह है, और जो हमारा बेनिफिट हमें उसके बिहाफ पे मिल रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, वो सोमालिया की तरह हमें मिल रहा है, ठीक है ना। तो मिडिल क्लास टैक्सेशन का जो सिस्टम है, इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान आपको देखने को मिल रहा है। हर चीज़ के ऊपर किस तरीके से कोई भी इंसेंटिवाइजेशन नहीं दिया जा रहा है। तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफस्टाइल के लिए कई बार आप देख रहे हो कि एक पहले भी हमने वीडियो यहाँ पर बनाया था, और भी कई जगहों पर आपने वीडियो को देखा होगा, आर्टिकल्स को पढ़ा होगा, कि जो एबल सक्सेसफुल इंसान है, या जैसे जैसे वो सक्सेस के पास पहुँच रहा है, उसका जो पहला एस्पिरेशन है वो है कि भारत को छोड़ करके वो निकले। तो आप देखोगे कि एक अच्छा खासा माइग्रेशन हो रहा है मिलेनियर्स का, बिलियनियर्स का आउटसाइड इंडिया। आप विराट कोहली केस को, तो विराट कोहली बाहर सेटल हुए। कई सारे लोग को आप देखोगे बात भारत की करते हैं लेकिन खुद भारत में सेटल नहीं है। सोनू निगम एक सिंगर, आप जानते होगे ज़रूर, काफ़ी गिफ्टेड सिंगर है, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम। रफ़ी साहब के बाद किसी को आप सुनते होगे तो शायद नज़दीक वहाँ पर सोनू निगम ही आते हैं वहाँ पर। तो उनको भी आप देखोगे बाहरी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, आई माइट बी रॉन्ग, आप चेक कीजिएगा, बाहर सेटल्ड है। हनी सिंह से लेकर के जितने भी लोग को देखोगे, कोई दुबई में सेटल है, कोई लंदन में सेटल है, किसी को काम करना है, स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, तो सिंगापुर जैसी कंट्रीज़ के अंदर में वो वहाँ पर है। और ये ट्रेंड डेली आप आर्टिकल्स को पढ़ते रहते हो, पिछले 2-3 साल से आर्टिकल्स आ रहे हैं, तेज़ी से ही बढ़ता जा रहा है ट्रेंड, ठीक है ना। तो ऐसे जगहों पर जहाँ पर एक अच्छा खासा दूसरे देश के लोग आ रहे हैं, तो लॉज को स्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है कि कम से कम एटलीस्ट इलीगल इमिग्रेशन वहाँ पर ना हो। और उस चीज़ को पुख्ता करने के लिए वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ को भी लगाया हुआ है। इस तरीके का कोई भी केस जब फेक मैरिज का रिपोर्ट होता है, इलीगल इमिग्रेशन पता चलता है, तो वहाँ पर 10 साल की जो कारावास है, जो प्रिजन है, जो जेल है, उसके प्रावधान है, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 सिंगापोरियन डॉलर, SGD मतलब सिंगापोरियन जो डॉलर है, उसकी पेनल्टी यहाँ पर देनी पड़ सकती है। रुपीज़ में आप एक बार कैलकुलेट करके देखिएगा, मेरा अनुमान है लगभग 6.25 लाख रुपए के आसपास की पेनल्टी है। तो 10 साल की जेल और इतना पैसा, या फिर हो सकता है दोनों का दोनों, और बोथ यहाँ पर सज़ा वहाँ पर सुनाई जाए, ठीक है। तो आई होप कि एक इस ट्रेंड को आपने समझा होगा। एंथ्रोपोलॉजी में पेपर 1 में यूनिट 2.3 में आप मैरिज को एज ए इंस्टीट्यूशन पढ़ते हो, और जब आप थ्योरीज को भी पढ़ते हो तो हम एक पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं जो कि है फंक्शनलिज्म का पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिज्म कहता है कि सोसाइटी को आप देखोगे तो सोसाइटी या कल्चर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर देखा जा सकता है, जिसके अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, और हर एक पार्ट का एक कंट्रीब्यूशन, एक रोल है जो कि वो प्ले करता है, जिससे सोसाइटी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर मेंटेन होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन होती है। तो ये अलग अलग जो पार्ट है, उसमें से मैरिज जो कि एक कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, वो भी एक पार्ट है, और इसकी भी सोसाइटी के अंदर में भूमिका है, एक रोल है। जस्ट लाइक रिलीजन की एक भूमिका है, एक रोल है, एक फैमिली की एक भूमिका, एक रोल है। मैरिज बेसिकली क्या कर रहा है, मैरिज ट्रेडिशनली एज ए इंस्टीट्यूशन एमर्ज करता है। क्यों?
टू ऑर्गेनाइज एंड टू कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है, इसने उस चीज़ को वहाँ पर सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, जो बेसिक नीड है उसको वहाँ पर फुलफिल करने की कोशिश की, जिसको प्राइमरी नीड मेलनॉस के अपने वर्क में कहते हैं, थ्योरी ऑफ नीड में। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, मैरिज ने समय के साथ साथ जैसे जैसे न्यू रिक्वायरमेंट्स आती हैं उसको भी फुलफिल करता जाएगा, बिकॉज हम कहते हैं कि कल्चर इज डायनेमिक एंड सिंस मैरिज पार्ट ऑफ द कल्चर इटसेल्फ, तो उसके अंदर में भी एक डायनेमिसिटी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो नई नीड्स क्रिएट हो रही हैं और उन नई नीड्स को फुलफिल करने का भी काम मैरिज कर रहा है। तो दोनों टॉपिक्स को आई होप आप जब इंटीग्रेट करके पढ़ोगे समझोगे तो आपको एक बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ऐसे ही थीम्स को जब आप डिटेल में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, डेली जो न्यूज़ कवरेज होती हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, उससे आप रिलेट करके अच्छे से पढ़ सकते हो। तो एक ऐसा विषय आपका ऑप्शन है, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और ऑप्शन अभी तक आपने नहीं चुना है या चुनने की सोच रहे हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, तो प्रोबेबली आप जब अपनी रिसर्च पूरी करोगे तो एक नाम आपको वहाँ पर दिखाई देगा, वो है एंथ्रोपोलॉजी का, द किंग ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। कहते हैं ऑप्शनल तो कई सारे हैं पर कोई एंथ्रोपोलॉजी नहीं है। सक्सेस रेट हाईएस्ट डेकेडल लेवल पर आप देखते हो, टॉपर्स में हम एंथ्रोपोलॉजी को हाईएस्ट नहीं कहते हैं, क्योंकि हाईएस्ट वहाँ पर कहोगे आप जहाँ पर इसका कंपैरिजन हो। सक्सेस रेट में तो इसके साथ कंपीट करने वाले एक दो ऑप्शन है जिनका 8.4 के ऊपर डेकेडल सक्सेस रेट है, लेकिन टॉपर्स में कोई इसके आसपास भी नहीं है। आपको टेलीस्कोप लगा करके देखना पड़ेगा, तब दूसरा ऑप्शन इसके आसपास आएगा, क्योंकि टॉप 10 में 4-4 रैंक के देता है और एक आध बार नहीं, ये करिश्मा ये 2 से 3 बार कर चुका है ये ऑप्शन। ऑल इंडिया 1 रैंक 4 साल में 2-2 बार दे देता है, ऑल इंडिया रैंक 2 दे देता है बीच बीच में, ऑल इंडिया रैंक 3 दे देता है बीच बीच में। 2022-23 में टॉप 5 में 2-2 रैंक दोनों बार दिए। तो एक मैजिकल ऑप्शन है और नंबर ऐसे लाता है कि कई बार जो टोटली साइंस के सब्जेक्ट होते हैं ना, जिसमें लोगों का मानना क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, साइंस के जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ है, इसमें स्कोरिंग ज़्यादा होगी। मैथ के जो सबसे फेमस टॉपर आपको पता होगा, कनिष्क कटारिया साहब, उनके नंबर कुछ मार्क्स 361 के आसपास हैं ऑप्शन है। एंथ्रोपोलॉजी में एक कैंडिडेट जो कि टॉप 10 टॉप 20 में भी नहीं है, लक्ष्मी नागप्पन जी नाम है उनका, उनके मार्क्स को आप देखोगे तो 362 मार्क्स हैं। तो ऑप्शन एक गेम चेंजर होता है। जीएस में 1000 नंबर में लगता है बच्चे को कि इतने सारे सब्जेक्ट है, ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, पर रियलिटी क्या होती है कि अबव एवरेज बच्चा भी 415 को जल्दी क्रॉस नहीं कर पाता है। इट टेक्स वेरी हार्ड लक एंड एफर्ट्स टू क्रॉस द बैरियर ऑफ 415, जबकि ऑप्शन में आप 300 को इजीली क्रॉस कर सकते हो एक सब्जेक्ट पढ़ के, वहाँ पे 1 डज़न सब्जेक्ट पढ़े रहो लगभग। तो अपने एफर्ट्स को कंसोलिडेट कीजिए, एक बेटर ऑप्शन का आप चुनाव कीजिए। शॉर्ट ऑप्शनल है, करंट अफेयर्स का रोल नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, स्टैटिक ऑप्शनल है बेसिकली, ठीक है ना। नंबर लाना सब में ला सकते हो आप, 300 सवा 300, पर आसान किस में है ये भी आपको देखना है, वो भी ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए। सो हमारे बैचेस जो है स्टार्ट हो रहे हैं 22 जनवरी से। इफ़ यू आर विलिंग यू कैन डेफिनेटली बी द पार्ट। आप अगर अपना मन बना चुके हो कि हाँ यही मेरा ऑप्शन होना चाहिए, इसी को लेकर के मुझे प्रिपेयर करना है, तो आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद मुझे इन आईडीज़ पे आप ज़रूर मैसेज भेज दीजिएगा। क्यों? ताकि ये जो समय है, आप अगर अभी ज्वाइन करते हो आपके पास 2 हफ्ता बचता है, उन 2 हफ्तों में मैं कुछ लिंक आपको शेयर कर दूंगा जिसको देख करके आपको थोड़ी सी तैयारी हो जाए पहले से, है ना, कि थोड़ा बेसिक्स आप समझ लो, सिलेबस समझ लो। कुछ वीडियोज़ के लिंक आपको भेज दूंगा, कुछ PDF शेयर कर दूंगा, तो वो सब आपको समझ में आ जाएगा पहले से। तो आप जब पहले दिन ओरिएंटेशन में आओगे तो आप एक कॉन्फिडेंस को फील करोगे। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप समय पे 22 जनवरी को ओरिएंटेशन है उससे पहले पहले एडमिशन को ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो, मन बना लिया है तो। फ़ी की बात करें तो 14,999 है। 14,999 में आपको एक चीज़ जाननी है कि 14,999 के अंदर में लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की वैलिडिटी लगभग 1.5 साल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। 1.5 साल तक आपके पास एक्सेस रहता है। इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, जो कि आपको दूसरे जगहों पर अलग से 10-15 हज़ार में लेनी पड़ती है, वो यहाँ पर प्री इंक्लूडेड है। और सिर्फ नाम का नहीं कि नाम के लिए 2-4 ऐड कर दिए। 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ पेपर है। सेक्शनल पेपर आप हर 20 दिन पे देते हो, टाइमली इवैल्यूएशन होता है, मॉडल आंसर्स मिलते हैं आपको उसके, और डिस्कशन मैं खुद करता हूँ एक एक क्वेश्चन का आपके साथ वीडियो फॉर्मेट में। और फुल लेंथ पेपर जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है तब होता है, उसके भी आपको सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। कंटेंट भी यहाँ पर आपको कोई एक लाल हरी पीली मैनुअल नहीं दी जाती, मैंने कई बार बताया हुआ है। क्रक्स जो कि आपका रेफरेंस मटेरियल होगा, क्लास PPT जो आपका समरी मटेरियल होगा, हैंड रिटन नोट्स जो आपका रिविजन मटेरियल होगा, और वैल्यू एडिशन जो आपका एनरिचमेंट मटेरियल होगा, ये सब आपको एक साथ दिया जाता है।
और ये सारी चीज़ें विद द फी ऑफ 14,999। बट माइंड यू कि स्टडी IQ के हर एक कोर्स पे जैसे आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए चाहे P2I हो चाहे SIP हो चाहे कोई भी कोर्स हो US लाइव आप लगाते हो, वैसे ही यहाँ पर भी एडमिशन के समय US लाइव आपको लगाना है, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट ये प्राइस आपको मिल पाएगा और आपको साथ ही साथ जो गाइडेंस है वो भी मिल पाएगी मेरे द्वारा। एक और चीज़ है कि अगर आप पहले से स्टडी IQ के स्टूडेंट हो, नए बच्चे तो US लाइव लगाएंगे हर बार, लेकिन पहले से अगर आप एनरोल्ड रह चुके हो पास्ट में अभी स्टडी IQ किसी भी प्रोग्राम में, तो आप इन दोनों ID में से कहीं पे भी अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर और पूरा नाम भेज दीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट कोड वहाँ पर एक्टिवेट करा दिया जाएगा आपके नंबर पे, ठीक है ना। कोई डाउट भी अगर आपको हो, अभी भी समझ में नहीं आया कोई कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए या कुछ भी पूछना हो, तो इन दोनों IDs को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ईमेल या तो इंस्टाग्राम, है ना। टेलीग्राम इज़ वन वे कम्युनिकेशन, वहाँ पर सिर्फ आप मैसेज को रिसीव करते हो, भेज नहीं सकते हो। हाँ, यहाँ पर आपको PYQ की पूरी बुकलेट मिल जाएगी 50 पन्नों की, उसको डाउनलोड कर लीजिए। 10 साल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है एंथ्रोपोलॉजी का, सारे क्वेश्चंस हैं, उसको आप देखिए, समझने में हेल्प मिलेगी और कई सारा और कंटेंट भी है। ऑलराइट, so hopefully see you all in the orientation lecture on 22nd of January, and before that in a lot of other videos as well. So goodbye, take care, have a very nice day, signing off.